इस वक्त की अहम खबर सबसे पहले बांसवाड़ा से, जहां पर आवापुरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। आवापुरा के पास में एक तेज रफ्तार कार द्वारा अचानक कट मारने से टेम्पो अनियंत्रित होकर के पलट गया। हादसे में टेम्पो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल होने वालों में थावरा सहित कुल 5 लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सभी घायल काला नाला गांव से सागवाड़ा दवाई लेने जा रहे थे और इसी दौरान सामने से आ रही कार ने अचानक से कट मारा, जिससे चालक संतुलन खो बैठा और टेम्पो सड़क पर ही पलट गया। सूचना पर आवापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। 5 लोग घायल हुए हैं और इसमें 5 लोग ये जा रहे थे। एक जो पेशेंट था दवाई करवाने के लिए, बीमार थे पहले से, और तो 5 लोग गए तो उसमें टेम्पो आ रहा था बांसवाड़ा की ओर जा रहा था, तो इसमें कार जो आई उसने कार कट मारा उसने और फिर टेम्पो पलट गया। कितने लोग घायल हो गए टोटल? 5 लोग घायल हुए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये सागवाड़ा जा रहे थे इलाज कराने के लिए, दवाई कराने के लिए, तो कार ने ओवरटेक मारा और इससे अनियंत्रित हुआ टेम्पो और पलट गया। ये लोग कहीं से भाई? ये कालानाला गांव जो पंचायत नलदा पंचायत है, आवापुरा तहसील। दौसा के महुआ से खबर। विधायक राजेंद्र मीणा ने जिला अस्पताल पहुंचकर चिकित्सालय निरीक्षण किया। साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता, जांच सुविधाओं और मरीजों को मिल रही चिकित्सा सेवाओं का बारीकी से अवलोकन किया। अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्ची के लिए एक और अतिरिक्त काउंटर लगाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उपचार को लेकर के फीडबैक भी प्राप्त किया। विधायक ने बताया कि आज से जिला अस्पताल महुआ में आमजन के लिए 145 प्रकार की जांचें निःशुल्क शुरू की जा रही है, जिससे इलाके के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को और स्टाफ को निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर बेहतर इलाज, जांच और सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। अस्पताल का आज मैंने निरीक्षण किया है। आता रहता हूँ यहाँ पर जब भी मौका लगता है। जब सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त है। अभी इमरजेंसी वार्ड में भी मैं होके आया हूँ और हमारी सरकार द्वारा 1 जनवरी से करीब 156 जांचें सरकार ने बढ़ाई है, सब फ्री में होंगी। उन्हीं व्यवस्थाओं को देखने में आज इस मौके पर आया हूँ। काउंटर की जरूर थोड़ी सी आवश्यकता है कि एक एक्स्ट्रा काउंटर और लगे। पीएमओ साहब को कहा है कि एक काउंटर एक्स्ट्रा और लगाएं। बाकी सारे मरीज में अभी सबसे चर्चा की है, बड़े प्रसन्न है। समय पर जांच हो रही है और फ्री जांचें हो रही है और सारे डॉक्टर्स अपने अपने चैम्बरों में बैठे हुए हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। फिर भी छोटी मोटी कोई बात है, कोई त्रुटि है तो पीएमओ साहब सारी। भीलवाड़ा के आसिंद उपखंड के कटार गांव में अज्ञात चोरों ने कई कृषि कनेक्शन वाले विद्युत ट्रांसफार्मरों से सैकड़ों लीटर तेल चोरी किया है, जिससे किसानों और ग्रामीणों को बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण सिंचाई और अन्य कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चोरी की जानकारी सुबह किसानों को मिली और उन्होंने विद्युत विभाग और पुलिस प्रशासन को अवगत कराते हुए गश्त बढ़ाने और दोषियों को पकड़ने की मांग की है। किसानों के मुताबिक चोर छोटे ट्रांसफार्मरों से 70 से 80 लीटर और बड़े ट्रांसफार्मर से करीब 150 लीटर तेल निकाल लेते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर जलने पर 20 से 40 हजार रुपए का नुकसान होता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द तेल आपूर्ति और क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को बदल करके बिजली व्यवस्था बहाल करने की अपील की है। तो ट्रांसफार्मर बदलने की अपील यहां पर की जा रही है। लगातार ट्रांसफार्मर से तेल चोरी यहां पर किया जा रहा था और इसी के चलते किसानों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। मेरे कुएं के पास में ये ट्रांसमीटर लग रहा है। परसों रात को कुछ अज्ञात चोर आए। उन्होंने ड्रिल से छेद करके और इसका तेल निकाल के ले गए, जिससे हमारी फसलें वर्तमान में पानी पिलाने की वजह से वंचित है और बहुत बड़ा नुकसान है। अगर पानी नहीं पिलाया जाएगा तो हमारी फसलें ख़त्म हो जाएगी। प्रशासन और राज्य सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी इसमें ट्रांसफर चेंज किया जाए ट्रांसमीटर, या फिर इसमें ऑयल डाला जाए नीचे, इसके वेल्डिंग वगैरह करके कोई भी जो वैकल्पिक व्यवस्था है उससे हमारे को।
सिरोही के आबू रोड से खबर। सूने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में घुसकर सामान को अस्त व्यस्त करके वारदात को अंजाम दिया। एक कमरे में रखी 2 अलमारी को तोड़कर बिखेरा पूरा सामान। पूरे घर को खंगाल कर जेवरात नकदी लेकर के चोर फरार हुए। रिको थाना क्षेत्र के नया खेड़ा सिंघा कॉलोनी की एक घटना बताई जा रही है। लगातार राजस्थान में चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। उस घर की ये तस्वीरें जहां पर चोरों ने इस घर को अपना निशाना बनाया और जितना भी सामान था उस पर अपना हाथ साफ किया। पूरा सामान बिखेर करके रख दिया चोरों ने। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़े करती है कि आखिरकार चोर इतने ज्यादा बेखौफ हैं तो हैं कैसे? कानून का खौफ उनमें क्यों नहीं है? तो सूने मकान में चोरी की वारदात होती है। सिरोही के घर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं चाहे अलमारी हो और खिड़कियां भी खुली हुई है और पूरा सामान बिखरा है। चोरों ने जो है इस घर को अपना निशाना बनाया। और अब राजधानी यानी कि जयपुर की बात करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर सोमवार को एमबीसी युवा संघ की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती में एमबीसी सामान्य वर्ग के पदों में से एक्स सर्विसमैन को दिए जा रहे आरक्षण का विरोध किया। संघ का आरोप है कि निर्धारित 12.5% के बजाय 20% पद एक्स सर्विसमैन को दिए जा रहे हैं, जिससे एमबीसी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एमबीसी युवा संघ के जयराम कसाना के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा और अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रदर्शन को बेरोजगार यूनियन का भी समर्थन मिला। 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने के हालात में बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। तो यहां पर साफ तौर पर कह दिया 7 दिन में यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो बड़े आंदोलन की चेतावनी यहां पर तमाम ये युवा देते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर आज एमबीसी युवा वर्ग जो है प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जो इनके पद हैं वो एक्स सर्विसमैन को यहां पर देने की बात आ रही है। और ऐसे में आज जो एमबीसी वर्ग का युवा है उसका कहना है 190 सीटों का इनको नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि आप तस्वीरों में देखेंगे कि तमाम जो एमबीसी वर्ग से जुड़े युवा हैं वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जयराम कसाना विकास विदुड़ी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर हो रहा है। और इनका कहना है अभी ये जो है ज्ञापन देंगे मांग को लेकर, और मांग को ज्ञापन देने के बाद जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पर अपनी बात को यहाँ पर रखा जाएगा। जयराम जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ पूरा मामला है, पहले बताइए। सबसे बड़ी बात है 4th ग्रेड भर्ती जो अभी पिछली ईयर निकली थी, बहुत बड़ी भर्ती थी 54,000 की। तो उसमें क्या हुआ, एमबीसी वर्ग के सामान्य पदों को कटौती करते हुए भूतपूर्व सैनिकों के पदों में मर्ज कर दिए गए। लगभग 190 पदों को नुकसान है, और उस नुकसानों की जो पदों के नुकसान हुए उनकी ये अभ्यर्थी सब परेशानी में है। और पहले भी सचिवालय में बात हुई लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला इसका। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी आगे की रणनीति ये है कि हम आलोक राज जी के पास ज्ञापन देंगे, 7 दिन का समय देंगे। 7 दिन में अगर विज्ञापन में संशोधित हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन लंबा संघर्ष चलेगा। ठीक है, क्योंकि विकास विदुड़ी भी हमारे साथ मौजूद है। एमबीसी का पहले भी मामला देखने को मिल रहा है। 2018 की भर्ती में आज तक वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले 1 साल पहले भी इस तरह का मामला आया था। अब एक बार फिर जो है ये मामला सामने है। क्या देखते हैं, प्रशासनिक लापरवाही है या मनमानी? देखिए, प्रशासनिक लापरवाही सरेआम इससे उजागर होती है। एमबीसी समाज आज पहली बार अपने हकों के लिए आगे नहीं आ रहा। हर बार एमबीसी समाज को जूझना पड़ता है अपने हक और अधिकारों के लिए। नेता वोट मांगने तो गांव-गांव में ढाणी ढाणी में प्रचार करने आ जाते हैं, लेकिन जब एमबीसी के वर्गों पर आंच आती है तो कोई बोलने को तैयार नहीं होता। आज ये एमबीसी वर्ग का तमाम पूरे राजस्थान की प्रदेश भर के कोने कोने से आया हुआ युवा है कि इनको पता है कि एमबीसी समाज में जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है इसमें पदों का वर्गीकरण ठीक नहीं हुआ। कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार 2418 पद एमबीसी कैटेगरी को 5% आरक्षण के हिसाब से दिए गए। उसके अंदर इन्होंने एक सर्विसमैन का कोटा 12.5% विज्ञप्ति में डिसाइड किया, लेकिन 12.5% के अनुसार 302 पद देने की बजाय इन्होंने 492 पद दे दिए, 190 पद अधिक ज्यादा। और कर्मचारी चयन बोर्ड 2 बार विज्ञप्ति जारी कर चुका, लेकिन गहरी और कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। तमाम एमबीसी समाज के युवा आज ज्ञापन देने, सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करने और आलोक राज जी को जगाने आए हैं कि पुनः इस पर विचार करो, कार्मिक विभाग को वापस लेटर भेजो और इसमें संशोधित विज्ञप्ति जारी कराकर इस एमबीसी समाज के युवाओं को न्याय प्रदान करो। क्योंकि ये सामान्य वर्ग का युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है। इतना समय हो गया,
स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था कर्मचारी चयन बोर्ड को, लेकिन ये तो सो रहे हैं, ट्विटर खेल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब ये चिंगारी लगी है तो रुकने वाली नहीं है, पूरे प्रदेश में आंदोलन होंगे। ये तो शुरुआती दौर है, या तो कर्मचारी चयन बोर्ड सुन ले, हमारी मांगों पर संज्ञान ले ले, वरना आगामी रूप में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया जाएगा। ठीक है, तो आपने ये सुना कि क्योंकि 190 सीटों का नुकसान हो रहा है और भी युवा जो है यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं जोधपुर से आया हूँ। जोधपुर से। हाँ। क्या लगता है किस तरह से नुकसान हो रहा है एमबीसी वर्ग को, क्योंकि 4 बड़ी जातियां इसमें आती हैं? घोर विरोध, बिल्कुल बहुत नुकसान हो रहा है। एक सामान्य किसान परिवार का बच्चा मेहनत करता है या फिर यहाँ आकर चयन बोर्ड के सामने धरना देना पड़ता है। तो ये आलोक राज को संज्ञान लेके इस पे तुरंत कार्रवाई करके कार्मिक विभाग को सुधार के लिए भेजना चाहिए तुरंत। ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही है, उसके बाद इनको लगा 190 सीटों का नुकसान होगा और यही कारण रहा कि केवल राजधानी नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो युवाओं के पहुंचने का सिलसिला है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है शुरू हो चुका है। लगातार जो युवा हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और साफ तौर पर युवाओं का कहना है या तो जो है हम यहाँ पर ज्ञापन देंगे, हमारी बात को सुना जाए और इसके लिए जो है कार्मिक विभाग को पत्र लिखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 7 दिन का अल्टीमेट देने के बाद इस पूरे मामले पर बड़े प्रदर्शन की जो है रणनीति बनाई जाएगी और 7 दिन बाद बड़ा प्रदर्शन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर किया जाएगा। सहयोगी विजयगिरी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं उत्तराखंड के सीएम को। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। प्रमोद बेनवाल जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री अनिल शाही जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय घनश्याम भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ दायित्व में आदरणीय कैलाश पंत जी, श्रीमती बबली मेहरा जी, ललित मेहरा जी, महेश नेगी जी, पूर्व विधायक दिगंबर डंगवाल जी, ध्यान सिंह नेगी जी, लीला बिष्ट जी, निवृत्तान जिलाध्यक्ष भूपेंद्र कांडपाल जी, और नीचे मैं देख रहा हूँ हमारे भाई रवि मोहन अग्रवाल जी भी हैं, दीप भगत जी भी हैं, ज्योति बहन जी भी हैं, महेश मेहरा जी भी हैं। सभी यहाँ पर आए हुए हमारे अनेक, यहाँ पर हमारी विमला रावत जी भी हैं, कुमाऊं संयोजिका महिला मोर्चा, और मंच पर आसीन हमारे, मैं सोच रहा हूँ कि सबके नाम इसमें आए नहीं होंगे लेकिन सभी हमारे, वो सुरेश घट्टी वाला भी है हमारा तो सभी उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भाइयों बंधुओं और दूर दूर से आई हुई मेरी माताएं बहनें, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों और मीडिया के हमारे मित्र, हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी श्री अंशुल सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उनकी पूरी टीम, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें, जिनके शानदार स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, हमारे सभी कलाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज इस ताड़ीखेत की पावन भूमि पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के द्वारा आयोजित इस बहुउद्देशीय शिविर में आप सबके उपस्थित होने पर और आप सबने यहाँ मेरे पहुंचने पर सच में मुझे भी लग रहा है, मैं तो चुनाव में भी आया था उस समय, उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा लोग आज आए हुए हैं। और मेरी माताओं बहनों ने तिलक लगाकर, पुष्पों से पुष्प बरसाकर मेरा, अजय भाई का और अन्य अतिथियों का यहाँ पर जो आया, सबका स्वागत किया, तिलक लगाया, भगवान से प्रार्थना की, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और मेरे नौजवान साथियों ने जो सामने बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, जोर जोर से बड़े उत्साह से नारे लगाए।
मेरा और भाई अजय टमटा जी का और अन्य साथियों का सबका स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी सच में आप सबका हृदय से दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देखकर सच में ऊर्जा और उत्साह के साथ जिस प्रकार से आप सबने यहां पर पहुंचकर आशीर्वाद दिया है, आप सबके बीच में आकर मैं अत्यंत स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आप सबका ये जो आशीर्वाद है, यही मुझे मुख्य सेवक के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर निरंतर सेवा प्रदान करने की, सेवा देने की आप सबसे ऊर्जा प्रदान हो रही है। और इस ऊर्जा के कारण से हम और तेज गति से राज्य को विकास को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, मेरी माताओं बहनों के सपने साकार हों, नौजवानों के सपने साकार हों, बड़े बुजुर्गों ने जो आशा की थी उनकी आशा पूरी हो, उसके लिए निरंतर काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं भली भांति समझता हूं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, किस प्रकार से उनको अपने काम करवाने के लिए दूर दूर जिला मुख्यालयों में जाना पड़ता है, प्रदेश की राजधानी तक पहुंचने के लिए उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि प्रशासन से जुड़े सभी कार्य और सेवाएं, उनकी जो भी चुनौतियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनके क्षेत्र में ही जाकर उनका समाधान हो, उनके क्षेत्र में ही उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए जहां एक और हम सरकार की अधिकांश सेवाओं को आज ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं समय समय पर बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से, तहसील दिवसों के माध्यम से, चौपालों के माध्यम से जनता की समस्याओं को मौके पर सुनकर उनका समाधान भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी क्रम में शासन को और अधिक जनों के पास ले जाकर उनको संवेदनशील और सुलभ बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, जन जन की सरकार, जन जन के। और चलिए अब आपको सीधा राजस्थान के झालावाड़ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं झालावाड़ के डग में। और तस्वीरें आप देख लीजिए, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मंच पर मौजूद है। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन और जनसभा का कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उन्हीं के साथ में पूर्व सीएम यानी कि वसुंधरा राजे भी शिरकत करती हुई दिखाई देती है। और राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब भी उनके साथ में मौजूद है। सबसे पहले सच बेधड़क पर यह तस्वीरें दुधालिया से झालावाड़ के डग पहुंचे हैं फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। श्री मदन सिंह जी और श्री सुल्तान सिंह जी भवानी मंडी को, क्या आप पधारें और हमारे प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन करें आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर। आज का स्वागत, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत खास है। हम राजीविका की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आत्मनिर्भरता का प्रमाण उनके द्वारा निर्मित उपहार भेंट स्वरूप गणमान्य अतिथि गणों को स्वागत के दौरान भेंट कर रहे हैं। साथ ही राजमाता साहेब श्रीमंत विजया राजे सिंधिया जी की तस्वीर भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप भेंट कर रहे हैं, जिन्होंने हमें सदा सिखाया कि विचारों की प्रतिबद्धता के लिए अपने मुश्किल निर्णयों पर डटे रहना और जनहित को सर्वोपरि रखना हमारा धर्म होना चाहिए। और आपकी तालियों की गूंज भी स्वागत की साक्षी बनना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी अतिथियों का पुनः स्वागत करें। आगे से लेकर पीछे तक जो जनसमूह उमड़ा पड़ा है, उन सभी से मेरा निवेदन, स्वागत के इसी क्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे बीच में मौजूद हैं श्री प्रदीप सिंह जी
राजावत, सभापति एवं मंडल अध्यक्ष झालावाड़, और साथ ही श्री नरेंद्र सिंह जी परिहार, मंडल अध्यक्ष डग, आप पधारें और हमारे सांसद महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। और इस दौरान सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आत्मीय परिचय यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही हमारी जन भावनाओं को जनता से जोड़ने का कार्य करते हैं। माननीय सांसद महोदय का स्वागत मंच पर करताल ध्वनियों से हम सभी की तरफ से भी यहाँ स्वागत, अभिनंदन सभी मंचासीन अतिथियों का। हमारे बीच में विराजित हैं श्री गोविंद जी रानीपुरिया, विधायक मनोहर थाना। आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिमेश गोयल, मंडल अध्यक्ष अकलेरा शहर, और श्री दीपक शर्मा, मंडल अध्यक्ष झालरापाटन शहर को। आप पधारें और माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। अपने करकमलों से स्वागत करने के लिए श्री अनिमेश गोयल, मंडल अध्यक्ष अकलेरा, और श्री दीपक शर्मा, मंडल अध्यक्ष झालरापाटन शहर। और उधर मंच पर स्वागत होता हुआ माननीय गोविंद जी रानीपुरिया का शॉल उड़ाकर बुके भेंट करके स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री नरेंद्र जी नागर, पूर्व विधायक खानपुर। आपका स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री राम सिंह जी मीणा, मंडल अध्यक्ष अकलेरा ग्रामीण को, और साथ ही श्री इंदर सिंह गुर्जर, मंडल अध्यक्ष रटलाई। आप पधारें और आदरणीय श्री नरेंद्र जी नागर, पूर्व विधायक खानपुर का स्वागत करें। श्रीमान नाहर सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत करने के लिए ओम प्रकाश सुमन, मंडल अध्यक्ष खानपुर, और श्री अशोक गायरी, मंडल अध्यक्ष चौमेला को आमंत्रित कर रहा हूं। आप पधारें और श्री नाहर सिंह जी का स्वागत। तो आपने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन की तस्वीरें देखी, और चलिए अब फिर से खबरों पर आते हैं। भिलवाड़ा के आसींद से खबर, जहां पर शंभूगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रातेड़ी गेंदपुरा से देर रात्रि गौ सेवकों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों के चंगुल से करीब 70 गौवंश को आजाद कराया। गौ तस्करी की सूचना मिलते ही गौ सेवक सक्रिय हुए और प्रशासन के सहयोग से गौवंश को सुरक्षित मुक्त भी करवाया गया। घटना की जानकारी शंभूगढ़ थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद में प्रशासनिक लेवल पर कार्रवाई की गई। मुक्त कराए गए सभी गौवंश को नजदीकी गुलाबपुरा गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया गया। गौ सेवकों ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शंभूगढ़ थाने में गौ तस्करी का मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन सतर्क है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। और अब बात बूंदी की, जहां पर इंटर स्टेट एयर टाइगर ट्रांसलोकेशन का पहला सफल अभियान पूरा करते हुए मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के लिए बाघिन PN-224 को भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से जयपुर लाया गया, जहां से उसे सड़क मार्ग के जरिए सुरक्षित रूप से बूंदी स्थित जैतपुर रेंज के एनक्लोजर में छोड़ा गया। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए बाघिन की। रविवार को विशेषज्ञों की निगरानी में बाघिन को ट्रैंकुलाइज करके रेडियो कॉलर पहनाया गया और रात करीब 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया, जिसके बाद सुबह 6:30 बजे रामगढ़ विषधारी पहुंचाया गया। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक ये कदम बाघ संरक्षण, प्रजनन वृद्धि और पारिस्थितिकी संतुलन के लिहाज से बेहद अहम है। पूरे अभियान के दौरान अधिकारियों की कड़ी निगरानी रही और सभी टीमें अलर्ट पर भी रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से पहले भी क्षेत्र में बाघ लाए जा चुके हैं, जिससे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में जैव विविधता को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
और अब बात बांसवाड़ा की, जहां पर बागीदौरा क्षेत्र से एक बार फिर गंभीर और चौंकाने वाली घटना देखने को मिली है। बारूदी बम फटने से एक युवक का हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। परिजनों के मुताबिक परवली गांव के रहने वाले नरसिंह पत्थर तोड़ने के लिए बारूदी बम का इस्तेमाल कर रहा था और इसी दौरान अचानक से बम हाथ में ही फट गया, जिससे उसके हाथ के चीथड़े उड़ गए। तस्वीरें आप देख लीजिए। विस्फोट के बाद युवक पर पत्थर गिरने से वह गंभीर रूप से और ज्यादा जख्मी हो गया। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण घायल नरसिंह को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो बागीदौरा की तस्वीरें, जहां पर एक युवक जो दिन रात मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, और लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे इस काम के लिए बारूद का उपयोग लेना पड़ता है और इसी दौरान, काम के दौरान बारूद हाथ में ही फट जाता है। और अब सिरोही से बड़ी खबर। सिरोही कोर्ट में वकीलों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। यूट्यूबर के द्वारा वकीलों के विरुद्ध दर्ज करवाए मुकदमे को लेकर के विरोध है। 4 दिन पहले की घटना का मुकदमा दर्ज करवाने पर वकील आक्रोशित हुए। वकील बोले, यूट्यूबर खुद को पत्रकार बताकर वकीलों को बदनाम कर रहा था। साथ ही सेशन जज के पीएसओ को हटाने की भी मांग रखी है। कोर्ट परिसर में खड़े वकीलों का 4 दिन पहले पीएसओ ने वीडियो बनाया था, जिसे लेकर वकीलों ने दर्ज करवाई कड़ी आपत्ति। एसपी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान को ज्ञापन सौंपकर वकील अपनी बात रखेंगे। श्री वकील मंडल के हमारे एक साथी रामलाल जी के ऊपर एक अपना आप को जो पत्रकार बताता है, उसने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, उनके साथ में हाथापाई करने की कोशिश की और 4 दिन पहले की कोई घटनाक्रम को लेकर के कल एक एफआईआर दर्ज की हुई अधिवक्ता के ऊपर मारपीट करने की, जो सरासर गलत। और अब बात शाहपुरा की, जहां पर सुबह घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित किया है। हालात इतने गंभीर रहे कि सड़कों पर दृश्यता घटकर मात्र 5 से 10 मीटर तक सिमट गई। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। दिन का उजाला होने के बावजूद वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट जला करके चलना पड़ता है। कोहरे के कारण दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, स्कूली बच्चे और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाजारों और प्रमुख चौराहों पर आम दिनों जैसी चहल पहल नहीं दिखती है। घने कोहरे का असर धार्मिक स्थलों पर भी दिखाई दिया, जहां पर शाहपुरा का प्रमुख तीर्थ रामनिवास धाम कोहरे की चादर में लिपटा हुआ दिखाई दिया। लगातार कोहरे की तस्वीरें आप देख लीजिए। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस मौसम से किसानों को राहत मिली है और रबी फसलों के लिए ये मौसम लाभकारी माना जा रहा है। जालौर में रानीवाड़ा अरावली बचाओ अभियान को लेकर के रानीवाड़ा में क्षेत्रीय युवाओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके संभावित स्थानीय प्रभावों को लेकर गंभीर चिंता भी जाहिर की गई। साथ ही रानीवाड़ा में आगामी दिनों में ज्ञापन, धरना, रैली और जागरूकता कार्यक्रम सहित अन्य गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई। तो अरावली बचाओ अभियान की ये बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए। जालौर के अंतर्गत ये बैठक होती है। और अब अलवर से खबर, जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम परिवर्तन पर कांग्रेस ने आज मिनी सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यानी कि टीकाराम जूली ने संबोधित करते हुए कहा कि ये नाम परिवर्तन की योजना नहीं है, गरीबों के हक को मारने का तरीका चल रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर गरीब लोग अपनी रोजी रोटी का मनरेगा में कार्य करके परिवार पाल रहा था। वक्ताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा का नाम परिवर्तन करके गरीब के निवाला छीनने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं बीजेपी अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में परिवर्तन करके लोगों की सांसें छीनना चाह रही है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जम करके जुबानी हमला बोला। मनरेगा को पूर्णतया इन लोगों ने खत्म कर दिया है, जो कि इस देश के मजदूर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। गांव का पलायन रुका था, बंधुआ मजदूरी से उनको मुक्ति मिली थी, लेकिन वापस सरकार के निर्णय जो है उनको इस ओर धकेलने का काम करेगा। इसका मजदूरों में पड़ेगा, केवल परिवर्तन ही हुआ है या क्या परिवर्तन आने वाला है? देखिए, पूरा ही परिवर्तन हो गया है। मजदूरों को अब डिमांड के आधार पर मजदूरी नहीं मिलेगी, मजदूरों को अब बजट के आधार पर मजदूरी मिलेगी।
2 महीने की रोक रहेगी जिसमें वो अपना रोजगार नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार से जो बजट है केंद्र सरकार तय करेगी राज्यों के हिसाब से, तो उसके अंदर बहुत बड़ा जो है खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ेगा। वापिस जो है वो बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति इस देश के अंदर वापिस। और अब सिरोही के पिंडवाड़ा की हम बात करेंगे। स्वरूपगंज रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाने की मांग की जा रही है। जंक्शन बनाने के समर्थन में स्वरूपगंज कस्बा बंद किया गया। जंक्शन को स्वरूपगंज में यथावत रखने को लेकर के भावरी उप तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और व्यापार संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। रैली के रूप में भावरी उप तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। स्वरूपगंज को जंक्शन बनाने पर ग्रामीणों ने सरकार का आभार जताया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात रहा।